हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे मिड ब्रेन से, ठीक है ना। स्ट्रोक की पार्ट 3 का ये लेक्चर है, ठीक है। तो पिछली 2 वीडियोस में आपको मैंने पूरा समझाया था ये कैसे लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, मिलियर्ड गोबलर सिंड्रोम, फॉविलर सिंड्रोम, बायलैटरल फॉविलर सिंड्रोम, कैसे ये सब होता है, ठीक है। मेड्यूला पॉन्स का सब खेल है। तो आज हम लोग देखेंगे मिड ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मिड ब्रेन की हमको एनाटॉमी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी इनके सिंड्रोम्स के बारे में जानने से पहले, ठीक। तो देखो क्या होता है, थोड़ा सा हैप्जार्ड से डायग्राम लग रहा होगा कि मतलब क्या ही बना है, लेकिन समझोगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। समझो, मिड ब्रेन है। पहले तो एक आउटलाइन मैंने खींच दी मिड ब्रेन की, ठीक। अंदर मैंने क्या बनाया है, सेरेब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। ये एक्वेडक्ट है आपका, जो कि CSF वाला ये सब एरिया को ड्रेन वेन करता है, ठीक है ना। जानते ही होंगे आप लोग कि CSF एरिया वाले को ड्रेन वेन करता है ये। और ये है इसके अराउंड में, ये है ग्रे मैटर, ठीक। ग्रे मैटर समझते हो। और इसके बाद ये जो एरिया है इधर, जो मैंने ग्रीन से ड्रॉ किया है, जो ग्रीन से अभी तक वो आपने ये अरे पॉन्स और मेड्यूला में देखे थे, तो वो यहाँ पे भी है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट का इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल होगा, क्योंकि भाई ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है मिड ब्रेन पॉन्स मेड्यूला, ठीक है। सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल ये वाला एरिया, ये कॉर्टिकोस्पाइनल, ये सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल। अब ये जो एरिया है, ये वाला, ये जो एक न्यूक्लियस टाइप का रेड कलर से, ये है आपका रेड न्यूक्लियस। इसको भी याद रखना कि रेड न्यूक्लियस होता है यहाँ पे। इसके अलावा क्या क्या होता है, देखो ये जो एरिया होता है, ये पूरा ये वाला एरिया, ठीक है। ये जो यहाँ पे सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल से लेके रेड न्यूक्लियस तक को जिसको इन्वॉल्व कर ले, ये एरिया को क्या कहते हैं, सप्लाइड बाई ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। इसको क्या कहते हैं, क्लॉट सिंड्रोम। अगर ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी द्वारा ये जो आर्टरी है, ये सप्लाई जो है, अगर इसकी ख़राब हो गई, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है, सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी कब आती है, जब सुपीरियर वाली जो मतलब कि एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी आती है, ठीक है। उसके बाद सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी आएगी, ठीक है ना। तो सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी के मतलब ये सप्लाई कारण होता है, बेलर है ये, ठीक है। तो एक चीज, हाँ जी, तो ये एक चीज़ ये याद रखना कि जो आपका ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, वो इस हिस्से को सप्लाई करेगा। अब पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी कैसे बनती थी, जैसे पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी थी, फिर एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी हो गई, फिर सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी हो गई, फिर उसके बाद कौन सी आती थी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है ना। तो वो अगर अप्लाई इन्वॉल्व हो गई तो उसी को बंदे को क्या हो जाएगा, तो क्लॉट सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिखा भी है क्लॉट सिंड्रोम, ठीक है। अब ये जो आपका ये कॉर्टिकोस्पाइनल वाला हिस्सा है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट वाला, ये सप्लाई होता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अगेन इससे भी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से ये भी सप्लाई होता है। इसी को अगर ये इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसको क्या कहते हैं, वीवर सिंड्रोम। अब इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, एक न्यूक्लियस, रेड न्यूक्लियस के अलावा एक और न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे थर्ड नर्व का न्यूक्लियस होता है, तो थर्ड नर्व का न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व होगा, ठीक। इसके अलावा यहाँ पे जो ये लेफ्ट जो है सेरेबेलम, जो लेफ्ट सेरेबेलम के लिए कुछ फाइबर्स निकलते हैं, कुछ एफरेंट फाइबर्स होते हैं, कुछ ईफरेंट फाइबर्स होते हैं। एफरेंट फाइबर्स मतलब अवे वाले, ईफरेंट मतलब उसकी तरफ के लिए। तो सेरेबेलम से जो आएंगे मिड ब्रेन की तरफ, तो उसको एफरेंट फाइबर्स कहेंगे, ठीक है ना। और जो मतलब कि मिड ब्रेन से और सेरेबेलम की तरफ जाएंगे, सेरेबेलम की तरफ जाएंगे, तो उसको क्या कहेंगे, ईफरेंट फाइबर्स, राइट। तो ये जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ये सारे जगह पे इन्वॉल्व कर सकती है, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है वो कौन सा हिस्सा इन्वॉल्व करे, तो उसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा। तो जाए अगर ये हिस्सा, जो ये ग्रीन वाला हिस्सा, ये इसको इन्वॉल्व कर दे, ये रेड न्यूक्लियस छोड़ दे, तो ये क्या करेगा, नॉर्थ नेजल सिंड्रोम। अब यही ये लेफ्ट रेड न्यूक्लियस को इन्वॉल्व कर ले, तो इसी को क्या कहेंगे, क्लॉट सिंड्रोम। अब यही ये खाली कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करे, तो इसी को क्या कहेंगे, वीवर सिंड्रोम, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली जितना, अगर केवल रेड न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करे, तो यहाँ पे बेनेडिक्ट सिंड्रोम एक होता है, ठीक। तो यहाँ पे जितनी भी बातें होंगी पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के मतलब कि कंपैरिजन में होगी, लेकिन
जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है उसके कौन सी एरिया पे वो सप्लाई करेगा उसके पे डिपेंड करेगा। तो इसका सब ब्लड सप्लाई एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई करती है, सप्लाई डॉर्सल पार्ट ऑफ ब्रेन और बेसल आर्टरी सप्लाई करती है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। वीवर सिंड्रोम, वीवर सिंड्रोम क्या करता था, ये इन्वॉल्व करता था पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को, ठीक है ना। तो ये किसको किसको अप्लाई किया, देखो 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 समझो, देखो वीवर सिंड्रोम में क्या था कि थर्ड नर्व पे पाल्सी बोला। वीवर सिंड्रोम यहाँ पे देखो, ये रहा आपका वीवर सिंड्रोम, ठीक है ना, ये रहा, ये वीवर सिंड्रोम रहा। वीवर सिंड्रोम इतने एरिया को सप्लाई किया है ये वाले। तो थर्ड नर्व की पाल्सी आ गई, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आ गया, और हो सकता है न्यूक्लियस आ जाए, ठीक है ना। तो देखो, तो इन्वॉल्व्स पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, थर्ड नर्व की पाल्सी होगी, कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लीजिया ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लीजिया हो जाएगा, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है इन्वॉल्व, तो कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लीजिया हो जाएगा। अब समझते हैं बेनेडिक्ट सिंड्रोम। बेनेडिक्ट सिंड्रोम में क्या होता है, देखो बेनेडिक्ट सिंड्रोम में केवल ये रेड न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करता है और थर्ड नर्व को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। तो जो इन्वॉल्व ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी यहाँ पे भी इप्सिलेटरल ये थर्ड नर्व की पाल्सी होगी और कॉन्ट्रालेटरल सेरिबेलर फीचर होंगे रेड न्यूक्लियस का, ठीक है ना। तो रेड न्यूक्लियस से जो फाइबर्स जो सप्लाई होते हैं वो कॉन्ट्रालेटरल सेरिबेलर फीचर जो कराते हैं वो आगे मैं समझाऊंगा क्यों कराते हैं रेड न्यूक्लियस के फाइबर, कॉन्ट्रालेटरल सेरिबेलर फीचर्स, राइट। तो नॉर्थ नेजल सिंड्रोम क्या होता है, नॉर्थ नेजल सिंड्रोम आप समझो, नॉर्थ नेजल सिंड्रोम, नॉर्थ नेजल सिंड्रोम है तो नॉर्थ में होगा, ठीक है ना। तो ऐसे याद कर लो कि ये किसको किसको इन्वॉल्व किया है, देखो सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल को इन्वॉल्व किया, ठीक है ना, और ये थर्ड नर्व को भी थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व कर लिया, ठीक, रेड न्यूक्लियस को छोड़ दिया। तो इसने इन्वॉल्व ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी अगेन, तो ये क्या करेगा, इप्सिलेटरल थर्ड नर्व की पाल्सी कराएगा और कॉन्ट्रालेटरल सेरिबेलर फीचर्स कराएगा, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल ये सेरेबेलर फीचर्स कराएगा क्योंकि रेड न्यूक्लियस पे भी देखो ये पूरा आउटलाइन है रेड न्यूक्लियस को, उसको भी इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। कॉन्ट्रालेटरल ये सेरेब्रल फीचर कराएगा। अब आते हैं क्लॉट सिंड्रोम। क्लॉट सिंड्रोम किसको इन्वॉल्व करेगा, वो करेगा पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी वाले एरिया को, जो पीछे का था मैं दिखाया ही था, इप्सिलेटरल थर्ड नर्व पाल्सी, कॉन्ट्रालेटरल सेरेब्रल फीचर, ठीक है ना। तो क्लॉट सिंड्रोम बेसिकली होता क्या है, बेनेडिक्ट सिंड्रोम प्लस नॉर्थ नेजल सिंड्रोम, ठीक है ना। बेनेडिक्ट सिंड्रोम प्लस नॉर्थ नेजल सिंड्रोम को ही क्या कहते हैं, क्लॉट सिंड्रोम, ठीक है ना। बेनेडिक्ट सिंड्रोम प्लस नॉर्थ नेजल सिंड्रोम, ठीक। अब ये देखो, ये तुम्हारा बेनेडिक्ट न्यूक्लियस है, मतलब कि बेनेडिक्ट वाला एरिया, ये तुम्हारा नॉर्थ नेजल वाला एरिया है। अब इन्हीं दोनों को मिला दोगे तो पूरा ये एरिया हो जाएगा, ये क्लॉट सिंड्रोम वाला एरिया हो जाएगा। तो ये बेसिकली रटने वाली थोड़ी चीज़ है, ठीक है, ये समझने वाली, ये समझाने वाली चीज़ नहीं है, थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको। इसका इस डायग्राम का ओरिएंटेशन अगर आप दिमाग में बैठा लेते तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। नॉर्थ नेजल सिंड्रोम है नॉर्थ में, उसके अलावा वहाँ पे एक और सिंड्रोम है जो कि पूरे एरिया को सप्लाई कर रहा है, उसका नाम है क्लॉट सिंड्रोम। फिर इधर नीचे आओगे तो नीचे में कौन सा होता है, वीवर सिंड्रोम, जो कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को इन्वॉल्व कर रहा था, ठीक है ना। इसके अलावा एक बेनेडिक्ट सिंड्रोम होता है, बेनेडिक्ट सिंड्रोम केवल रेड न्यूक्लियस को इन्वॉल्व कर रहा था, ठीक है ना। तो ऐसे करके 4 सिंड्रोम का नाम बस याद रखना है, वीवर, क्लॉट और नॉर्थ नेजल, बेनेडिक्ट, वीवर, क्लॉट, नॉर्थ नेजल, बेनेडिक्ट, ठीक है ना। अगर इसको याद करना चाहो, ठीक है ना, तो कैसे याद करोगे, वेस्ट बंगाल नॉर्थ चले, वेस्ट बंगाल नॉर्थ चले, ऐसे याद कर लो यार कि, ठीक है ना। एक जनरल मतलब ट्रिक मान लो, क्या कुछ भी मान लो कि वेस्ट बंगाल नॉर्थ चले, ठीक है ना। तो क्लॉट सिंड्रोम हो गया, बेनेडिक्ट सिंड्रोम पे इतना तो अब आइडिया लग गया होगा कि हाँ कहाँ पे कौन सा सिंड्रोम है, क्योंकि इतना एरिया में इतनी बार दिखा दिया हो डायग्राम को। तो समरी ऑफ द समरी देख लो क्या है, इन ऑल 4 सिंड्रोम, सारे सिंड्रोम में थर्ड क्रेनियल नर्व की पाल्सी होगी ही होगी। जितने भी मिड ब्रेन की अगर कोई भी आर्टरी इन्वॉल्व हुई, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बेसिकली इन्वॉल्व होगी और वो हमेशा थर्ड नर्व की क्रेनियल नर्व की पाल्सी कराएगी इप्सिलेटरल। इन वीवर सिंड्रोम क्या होता है, कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया होता है, ठीक है ना, वीवर सिंड्रोम में, क्योंकि वो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है। रेस्ट 3 कॉन्ट्रालेटरल सेरेब्रल फीचर आते हैं ड्यू टू रेड न्यूक्लियस इन्वॉल्वमेंट के लिए, और बात खत्म। इसके अलावा और कुछ नहीं जानना आपको। बेनेडिक्ट नॉर्थ नेजल क्लॉट सिंड्रोम, ठीक है, इतना भी जान गए, इतनी समरी जान गए, बहुत है, काफ़ी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करेंगे डॉर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम या पेरिनॉड सिंड्रोम की। अब इसका समझते हैं।
डॉर्सल मिड ब्रेन मतलब पीछे वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, सुपीरियर कॉलिकुलर सप्लाइड बाय सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब क्या होता है कि आई एम रियली सॉरी, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग रात के 12-1 बजे तक, तो आई होप कि थोड़ा आप लोग उसको सपोर्ट करोगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हो जाता है यार कभी कभी, ठीक है ना। तो डॉर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम या पेरिनॉड सिंड्रोम में क्या होता है कि सुपीरियर कॉलिकुलस होता है वो सप्लाई करता है सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी को, ठीक है ना, सप्लाइड बाय सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी। सुपीरियर कॉलिकुलस होता है वो सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी द्वारा सप्लाई होता है। सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी बेसिकली कहाँ थी, जो मान लो कि जैसे कैसे आ रहे थे, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी आई, वर्टिब्रल आर्टरी जो कि एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के उससे बन रही थी, फिर बेसिलर आर्टरी, फिर पोंटाइन ब्रांचेस, फिर उसके बाद एंटीरियर एक सेकेंड, पोंटाइन ब्रांचेस पहले एंटीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी, फिर पोंटाइन ब्रांचेस, फिर सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो ये सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी द्वारा इन्वॉल्व होगी, ठीक। कैन ऑल्सो भी इन्वॉल्व इन जर्मिनोमा, ये किसमें इन्वॉल्व हो सकता है, जर्मिनोमा में, पाइनियल ग्लैंड मास में, जो कि फोकल डेफिसिट करा सकता है। ये किस में इन्वॉल्व हो सकता है, सुपीरियर कॉलिकुलस, जर्मिनोमा में या पाइनियल ग्लैंड के मास में इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ कजाल लाइज इन मिड ब्रेन, न्यूक्लियस ऑफ कजाल जो होता है वो अपवर्ड गेज, ये जो कजाल का न्यूक्लियस है, कजाल का न्यूक्लियस है वो अपवर्ड गेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये मिड ब्रेन में होता है। दिस लाइज इन द मिड ब्रेन, न्यूक्लियस ऑफ कजाल लाइज इन द मिड ब्रेन, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, अपवर्ड गेज के लिए, न्यूक्लियस ऑफ कजाल, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है ना। कोई मतलब कि सीखने वाली बात नहीं, कॉन्सेप्चुअल कोई बात नहीं है, ठीक है ना, अभी तक एकदम अच्छे से चल रहा है। सो हियर पैरालिसिस ऑफ अपवर्ड गेज, अगर ये इन्वॉल्व हुआ, डॉर्सल मिड ब्रेन अपना गया तो क्या होगा, सोचो, सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी गया, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ जो गेज वाला था सुपीरियर कॉलिकुलस, ये क्या करता था, ये न्यूक्लियस ऑफ कजाल को, ये अपवर्ड गेज का सेंटर था, तो ये क्या कराएगा कि अपवर्ड गेज का पैरालिसिस करा देगा। अब एक जगह मैंने पढ़ा था कि हमने पढ़ा था कि लैटरल गेज का पाल्सी हो जाएगा, राइट, बंदा ऊपर नीचे देख पाएगा केवल, लॉक्ड इन सिंड्रोम अगर पढ़ा होगा, बायलेटरल फोविलर सिंड्रोम, ठीक है ना। तो वहाँ पे था कि मतलब जो SS 5810 अगर ये याद होगा, या इसके अलावा जो मतलब कि जो उसमें MLF को इन्वॉल्व कर रहा है, 3rd 4th 6th क्रेनियल नर्व की पाल्सी हो जाती थी, PPRF को भी इन्वॉल्व कर रहा है और MLF को भी वो सप्लाई कर रहा था, ठीक है ना, वो याद रखना है इस चीज़ को। सो हेयर पर ये तुम्हारा पॉन्स में, ये पॉन्स सिंड्रोम है, ठीक है ना। सो हेयर पैरालिसिस ऑफ अपवर्ड गेज हो जाता है, यहाँ पे पैरालिसिस ऑफ अपवर्ड गेज हो जाता है, डाउनवर्ड गेज प्रिजर्व होता है, तो बंदा केवल नीचे देख पाएगा, ऊपर नहीं देख पाएगा। अब मान लो उसके ऊपर से छत से कोई पत्थर फेंक रहा हो, उसको दिखेगा ही नहीं, तो वो मर जाएगा पत्थर में दब के, लेकिन देख नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो पैरालिसिस ऑफ अपवर्ड गेज हो जाएगी, आईलिड का रिट्रैक्शन हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, कोलियर साइन, ठीक है, आईलिड का जो है रिट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, बंदे की आईलिड्स जो है ऊपर की तरफ भाग जाएंगी, मतलब ठीक है ना। और प्यूपिलरी हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, हाइपोरिफ्लेक्सिया हो जाएगा, प्यूपिलरी का हाइपोरिफ्लेक्सिया मतलब कि धीरे धीरे रिफ्लेक्स करेगा, हाइपोरिफ्लेक्सिया हो जाएगा। अब देखो ब्लड सप्लाई और ब्रेन समझो, बस खाली देखना डायग्राम से याद करना है, ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें समझने वाला नहीं, रटने वाली चीज़ें हैं। लीजन्स इन इंडिविजुअल आर्टरी, अब इंडिविजुअल आर्टरी में लीजन हुआ है। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी क्या करती है, ये देखो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, ये जाके बना रही है, ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से ये दोनों आर्टरी जुड़ती है। यहाँ पे एक ह्यूबनर आर्टरी, रिकरेंट आर्टरी ऑफ ह्यूबनर, जो कि ये इस आर्टरी को सप्लाई करती है, ठीक है ना, रिकरेंट आर्टरी ऑफ ह्यूबनर। और एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी हो गई, रिकरेंट आर्टरी ऑफ ह्यूबनर जो होती है ये सप्लाई करती है A2 से, और यहीं पे सप्लाई करती है मीडियल लेंटिक्योस्ट्राइड्स, ये A1 से राइज करती है। इतना जानना नहीं है, लेकिन समझ लो, अगर समझ लोगे तो अच्छा ही रहेगा, आगे आपको एनाटमी में इसकी दिक्कत नहीं होगी। कभी एनाटमी पढ़ोगे, न्यूरो एनाटमी कभी ना कभी तो छूओगे, ठीक है ना, कभी ना कभी तो पढ़ोगे, तो आज ही पढ़ लो। इफ़ A1 ऑफ वन साइड इज ब्लॉक देन A2 कैन गेट ब्लड वाया A1 ऑफ अदर साइड। अगर जो है A1 एक साइड का ब्लॉक है, जैसे मान लो कि ये एंटीरियर कैरोटिड आर्टरी एक साइड की ब्लॉक है, तो इसको भी अभी भी ब्लड मिल जाएगा, क्योंकि A2 तो सप्लाई कर रहा है वाया A1 ये ऑफ अदर साइड। अगर यहाँ जैसे मान लो कि ये A1 है, ये ब्लॉक हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे ब्लॉक हो गया, अब इसको भी सप्लाई कर सकता है वाया A2 यहाँ पे अदर साइड के A1 से, ठीक है, समझ रहे हो ये बात।
ठीक है ना। ये A2 को इस साइड से अगर नहीं मिला तो इस साइड से मिल जाएगा, क्योंकि सारे तो कम्युनिकेट कर रहे हैं ब्रांचेस ना। तो इफ़ A2 इज़ ब्लॉक देन इट्स अ प्रॉब्लम। अगर A2 ब्लॉक हो गया तब ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ वो तो एंड आर्टरी की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर A1 ब्लॉक होगा तब दिक्कत नहीं है ज़्यादा, कि तब दूसरे साइड से अप्लाई करें। दिक्कत तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं होगी, राइट। तो ये देखो, ये एक ब्रेन का डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है ना। तो बेसिक बहुत ही मतलब कि ग्रॉस में मैंने समझाने की कोशिश की है। जो सारा हिस्सा होता है मीडियल पार्ट ऑफ ब्रेन का, मीडियल पार्ट ऑफ ब्रेन का, ये मीडियल पार्ट है, मतलब कि ब्रेन को बीच से काटो, बीच वाला सेक्शन देखो, तो वो किससे ऊपर वाला मेजॉरिटी वाला हिस्सा किससे सप्लाई हुआ, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से, राइट। जो एंटीरियर है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी मेजॉरिटी हिस्सा। कुछ पार्ट मिडिल में, मिडिल वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ पार्ट जो होगा मिडिल वाले एरिया सप्लाई को करेगा, आगे वाला हिस्सा। अब जो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है वो भी थोड़ा एरिया सप्लाई करेगा, राइट। तो जैसे ऐसे याद करो, फ्रंट बेंचर हो सकता है कि वो लाइफ में बहुत अच्छे डॉक्टर बने एंड दे विल अर्न अ लॉट, तो उनके लिए ज़्यादा स्पेस बना दिया। मिडिल बेंचर वाले उतना कुछ खास नहीं परफॉर्म कर पाते, ठीक है ना, तो उनके लिए थोड़ा सा कम सप्लाई कर दिया, ठीक। लेकिन जो लास्ट बेंचर होते हैं, लास्ट बेंचर, वो बाबा बन जाते हैं, डकैत बन जाते हैं, चोर बन जाते हैं, गोलगप्पे वाले बन जाते हैं, स्टार्टअप खड़ा कर लेते हैं, एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, मेरे जैसे यूट्यूबर बन जाते हैं, ठीक है ना। तो वो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी का उतना हिस्सा वो सप्लाई कर लेते हैं अपना, ठीक है, काम चला लेते हैं अपना, ठीक। नेक्स्ट बात करूँगा मैं लैटरल पार्ट ऑफ ब्रेन। अब लैटरल पार्ट ऑफ ब्रेन आप देखोगे तो मैंने बाहर से मैं देख रहा हूँ, तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी वो तो सप्लाई करेगा ही, लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा है। यहाँ पे मिडिल वाले जो है ज़्यादा खेल जाते हैं। मतलब कि जैसे मान लो कि मीडियल वाला जो ब्रेन का जो है बीच वाला, देखो कोई हिस्सा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये मान लो कि ब्रेन का मतलब याद करने के तरीके से मीडियल वाला हिस्सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैटरल वाले से, ठीक है ना। इसीलिए वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, फ्रंट बेंचर, मिडिल बेंचर, लास्ट बेंचर। अब देखो जहाँ पे लैटरल पार्ट मतलब कि फालतू के, जहाँ पे मतलब काम करना ये वाला मतलब कि होगा, ठीक है ना। लैटरल पार्ट ऑफ ब्रेन को क्या होता है, सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। मैं मीडियल का बता दिया, इसका तो याद कर लो यार। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी आगे को थोड़ा हिस्सा और पीछे का थोड़ा हिस्सा पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक। अब ये चीज़ देखो, ये क्या है, ये मैं बता भी चुका हूँ आपको, ठीक है ना। तो आई होप आपको याद हो कि सेंट्रल सल्कस होता है और इसके पीछे एक होता है लैटरल सल्कस होता है, ठीक है, एक ऑक्सीपिटल सल्कस होता है, ठीक। यहाँ पे सेंट्रल सल्कस दिखाया है, एक सेंसरी एरिया, इसके आगे कौन सा होता है, मोटर एरिया होता है, ठीक है ना। अब मोटर एरिया होता है तो एक फ्रंटल लोब में एरिया ऑफ सोशल बिहेवियर एंड पर्सनालिटी आता है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से बंदे की पर्सनालिटी सॉर्ट आउट होती है। अगर ये जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है ये इस एरिया को सप्लाई करेगी, अगर ये ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, राइट लेग की वीकनेस होगी ऑब्वियसली यार, क्योंकि लेग वाला हिस्सा है और कॉन्ट्रालेटरल है, लेफ्ट साइड का ये मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। ये डायग्राम कहाँ का है, लेफ्ट साइड का है। तो जो इसका मोटर एरिया है वो नीचे जाके कॉन्ट्रालेटरली सप्लाई करेगा, ऊपर वाले हिस्सा तो लेग का होता है ना। लेग जैसे हम उसके हिसाब से चलेंगे ना, ऊपर से नीचे जाते हैं ब्रेन में लेग, फिर उसके बाद तुम्हारा आएगा ये एब्डोमेन वाला हिस्सा, फिर ट्रंक, फिर वही चेस्ट, फिर नेक, फिर आपका फेस, ठीक है, फिर हेड। तो इसमें इस तरह से बात थोड़ी चलती है, राइट। सेंसरी में भी इसी तरह होगा। तो इसमें अगर ये ब्लॉक हो गया एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी तो क्या होगा, सोशल डिसइनिबिशन हो जाएगा, बंदे को सोशल बिहेवियर इम्पेयर्ड हो जाएंगे और राइट लेग की मतलब कि वीकनेस हो जाएगी, ठीक है ना। तो यही चीज़ है। तो राइट लेग की वीकनेस होगी, मोटर सेंसरी, अनइनिबिटेड बैड सोशल बिहेवियर और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यूरिनरी एरिया को भी सप्लाई करता है, तो ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस करवा देगा। तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्लॉक लीजन ये है। More than 90% of the stroke cases are due to middle cerebral artery region. More than 90% of the cases जो स्ट्रोक के आपको क्लिनिक्स में या वार्ड्स में दिखेंगे वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के लीजन के कारण है। अब वो क्या होता है इसमें, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डायग्राम से समझ लो। डायग्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर डायग्राम आ गया तो आपको सब आ गया, पूरी न्यूरोनाटमी आ गई, ठीक है, पूरा स्ट्रोक आ गया, समझो। तो देखने में कम्प्लेक्स का लग रहा है, लेकिन कोशिश करूँगा ये सब मैं मतलब कि क्लियर कर दूँ। अब बाकी नहीं होता है तो भाई मेरी भी लिमिटेशन है, राइट। देखो ये तुम्हारा सेंट्रल सर्कस हो गया, ये मोटर कॉर्टेक्स है, सेंसरी एरिया है, ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी वाला सप्लाई हो गया, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी वाला सप्लाई हो गया, ठीक है। इसके अलावा जितनी आर्टरीज बची वो तुम्हारी मिडिल मतलब कि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी हो गई, ठीक। अब लेग वाला हिस्सा मैंने बता दिया था आपको एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से एरिया बचे, आर्म और हेड।
ठीक है ना। तो अगर ये इन्वॉल्व हो गया मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, तो एक होता है गर्ट्समैन सिंड्रोम। एक देखो गर्ट्समैन सिंड्रोम होता है जो कि डोमिनेंट पैराइटल कॉर्टेक्स में होता है, ठीक है ना। ये पैराइटल कॉर्टेक्स है, पैराइटल लोब, ठीक है, वहाँ पे गर्ट्समैन सिंड्रोम होता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक। और इसके अलावा ये जो एरियाज जो इसी निकल रहे हैं वो स्पीच वाले फाइबर्स निकल रहे हैं। तो एक होता है आपका ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एरिया इन्वॉल्व होता है उसके लिए आपका स्पीच के लिए, ठीक है ना, वो मोटर एक्टिविटी कराता है। एक होता है वर्निकेज एरिया, वो सेंसरी एरिया होता है, ठीक है ना। और उसको जो ज्वाइन करता है वो आर्टिकुलेट टेस्टिकुलस होता है, जो कि आपका दोनों को ज्वाइन करेगा, तभी आपकी पूरी स्पीच बनती है। फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच में ये पढ़ोगे आप चीज़, ठीक है ना। तो ये स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो इसमें से कुछ फाइबर्स निकल के आते हैं जिनको कहते हैं अपन डिसेंडिंग फाइबर्स, ठीक है। डिसेंडिंग फाइबर जो है वाइट मैटर बनाते हैं और सप्लाइड बाय मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ये सप्लाइड करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझो, ये वाले फाइबर्स जो है आ रहे हैं ना, डिसेंडिंग फाइबर्स। अब देखो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी के जो है ऑक्लूजन से क्या होगा, ठीक है ना। पैरालिसिस किसका होगा, कॉन्ट्रालैटरल फेस आर्म लेग, ठीक है, डिसेंडिंग फाइबर्स हैं। ऑब्वियसली डिसेंडिंग फाइबर जो आ रहे हैं, देखो जो ये यहाँ से फाइबर्स जो आ रहे हैं, फाइबर देखो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के कारण तो ऑब्वियसली राइट लेग का लीजन होगा, लेकिन जो फाइबर्स जो आ रहे हैं वो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से ही तो क्रॉस करेंगे, ठीक है ना, वो एरिया तो क्रॉस कर रहे हैं। अगर यहाँ लीजन होगा तो वो राइट लेग वाले फाइबर्स भी आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्ट्रालैटरल फेस आर्म लेग तीनों का ही इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, हेमीप्लेजिया पूरा। सेंसरी लॉस ऑफ फेस आर्म एंड लेग, सेंसरी लॉस भी हो जाएगा ऑब्वियसली, ये देख रहे हो फेस आर्म एंड लेग का सेंसरी एरिया खत्म, सब कॉन्ट्रालैटरल होगी। स्पीच इन्वॉल्वमेंट होगा, मोटर एफेजिया, बंदा बोल नहीं पाएगा, जो कि ब्रोकाज एरिया द्वारा होता है। सेंसरी एफेजिया, बंदा सेंस नहीं कर पाएगा सेंसरी चीज़ें, जो कि वर्निकेज एरिया होता है, ठीक है ना। एक गर्ट्समैन सिंड्रोम होता है ड्यू टू डोमिनेंट पैराइटल कॉर्टेक्स इन्वॉल्वमेंट, तो उसमें होता है गर्ट्समैन सिंड्रोम, ठीक है। हेमी नेग्लेक्ट होगा, ड्रेसिंग एप्रेक्सिया ड्यू टू नॉन डोमिनेंट पैराइटल कॉर्टेक्स, ठीक है। पैराइटल लोब का अगर आप लोग पढ़े होगे तो उसमें गर्ट्समैन सिंड्रोम पढ़े होगे, और आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे ड्रेसिंग एप्रेक्सिया हो जाएगा, बंदा ड्रेस नहीं कर पाएगा अपने आप को, लर्न बिहेवियर का लॉस, ठीक है। डोमिनेंट पैराइटल नॉन डोमिनेंट पैराइटल लोब का इन्वॉल्वमेंट अगर होगा, और यहाँ पे होमोनिमस हेमिएनोपिया भी हो जाएगा, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है, ठीक है, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑप्टिक रेडिएशन, ऑप्टिक रेडिएशन की इन्वॉल्वमेंट के कारण होमोनिमस हेमिएनोपिया भी हो जाएगा, ठीक। अब पैरालिसिस ऑफ कंजुगेट गेज टू अपोजिट साइड, यहाँ पे क्यों होगा, ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रंटल आई फील्ड, ये कंजुगेट गेज का पैरालिसिस हो जाएगा ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रंटल आई फील्ड। अब इतना आप, ठीक है, ऐसे याद नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि देखो यार, देखो न्यूरोलॉजी मैंने डे 1 पे भी बताया था कि इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स टू बी डिल्ट विद, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके समझ के परे या समझ के बाहर होती है, राइट। साइकेट्री अगर आप पढ़ते होगे तो आपको लगता होगा कि क्या पढ़ रहा हूँ यार, इसका कोई बेसिस ही नहीं है, नो लॉजिक, ठीक है। तो न्यूरोलॉजी का लॉजिक तो है, लेकिन अगर आपको इसके लिए लॉजिक लगाने के लिए भी आपको बहुत रटना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपको लॉजिक भी लगाना है ना तो आपको रटना पड़ेगा, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें तो रटनी पड़ेगी, ये डायग्राम्स तो रटनी पड़ेंगे, बिना डायग्राम्स के जाओगे तो वैसे ही बर्बाद हो तुम, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो आराम से, मैं कह दूँगा तुम तो बर्बाद हो, ठीक है ना। डायग्राम्स तो बहुत ज़रूरी है, डायग्राम्स अगर नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा भाई, तुम जहाँ जाके पढ़ लो, चाहे लंदन जाके पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। डायग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं और डायग्राम्स रटने पड़ेंगे भाई, बिना डायग्राम्स रटे नहीं हो पाएगा न्यूरोलॉजी इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है ना, बिना डायग्राम्स के नहीं होगा। होमोनिमस हेमिएनोपिया हो जाएगा, पैरालिसिस ऑफ कंजुगेट गेज टू अपोजिट साइड ये हो जाएगा। अब ट्रिक इसके देख लो, एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ, चेंजेस से याद कर लो। चेंज से क्या होगा, कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस ऑफ सेंसरी लॉस इन फेस एंड आर्म, होमोनिमस हेमिएनोपिया, एफेजिया बता दिया था, नेग्लेक्ट हो जाता है, हेमी नेग्लेक्ट हो जाता है बंदे को, ठीक है ना। गेज प्रीफरेंस टुवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन, ठीक है ना, कंजुगेट गेज पाल्सी है तो ये गेज प्रीफरेंस टुवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन, जिधर लीजन होगा उधर तुम्हारा गेज पाल्सी होगा, मतलब कि गेज प्रीफरेंस होगा, ठीक है। इधर ये याद रखना, खाली इतना याद रखो, गेज प्रीफरेंस टुवर्ड्स द साइड ऑफ लीजन, बस खत्म, इतना याद रख लो, काफ़ी मिडिल लेवल सेरेब्रल आर्टरी। अब 4 Ds ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के लीजन्स के लिए क्या क्या याद रखोगे, याद रखना 4 D होते हैं। डिस्फेजिया, खाने पीने में डिफिकल्टी, डिसआर्थिया, बोल नहीं पाएगा बंदा, डिजीनेस और डिप्लोपिया, 4 चीज़ें याद रखिए, डिप्लोपिया, डिजीनेस, डिसआर्थिया, डिस्फेजिया, ठीक है ना। क्या क्या, डिस्फेजिया, डिप्लोपिया, डिजीनेस और डिसआर्थिया, डिस्फेजिया, डिप्लोपिया और डिजीनेस, ये चीज़ याद रखनी है। 3 बार अलग अलग, मतलब कि उसमें वेरिएशन में बताया, तो कैसे याद करना है, डिप्लोपिया डाई है, डाइप्लोपिया डी है, डाई, अगेन डिजीनेस, फिर और क्या होगा, डिसआर्थरिया, और क्या होगा, डिस्फेजिया होगा, ठीक है ना। इतनी चीज़
2 माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम, एक सेंसरी गया और एक आँख का गया, खत्म चीज़। एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी किसको सप्लाई करता है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, ये भी पढ़ लो यार। ख़त्म करते हैं आज इसको, ठीक है ना, बहुत हो गया इसका, बहुत खींच लिया मैंने, ख़त्म करते हैं आज, ठीक है ना। इट अराइजेस फ्रॉम द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी जो होती है ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से सप्लाई करती है, ठीक है ना। सप्लाइज पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, ये पोस्टीरियर लिम्ब के इंटरनल कैप्सूल में सप्लाई करती है, ठीक है। ये एंटीरियर कोरोइडल, ये इंटरनल कैप्सूल का डायग्राम बना है, ठीक है। एक जेनू होता है, ये पढ़े हो यार, बताने की जरूरत नहीं है यार, हमको पढ़े हो यार ऑब्वियसली यार, तुम अपने उसमें न्यूरॉन आर्ट में पढ़े हो, ठीक है। तो ये जो पोस्टीरियर वाला हिस्सा है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी से इन्वॉल्व होता है, और इसमें क्या क्या होता है, एक मोटर फाइबर्स होते हैं, लाई एंटीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब, ये मोटर फाइबर जो होते हैं एंटीरियर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर लिम्ब पे होते हैं। सेंसरी फाइबर्स भी होते हैं, और इधर ऑप्टिक फाइबर्स भी पोस्टीरियर लिम्ब बन जाते होंगे। तो क्या क्या दिक्कत होगा, कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया हो जाएगा बंदे को, अगर ये गया इसके नीचे जाके डिकसेशन होता है, ठीक है ना, तो कॉन्ट्रालैटरल ही जाएगा बंदा, ठीक है। हेमी एस्थीसिया हो जाएगा भाई कि सेंसरी फाइबर का इन्वॉल्वमेंट, तो हेमी एस्थीसिया। होमोनिमस हेमियोनोपिया, देख लो पीछे पोस्टीरियर ऑप्टिक फाइबर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये होमोनिमस हेमियोनोपिया कर देगा। डायग्राम 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 खत्म, डायग्राम अगर आ गया सब आ गया, डायग्राम नहीं आया तो कुछ नहीं आया। न्यूरोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम। इन इंटरनल कैप्सूल ऑल फाइबर्स कमिंग फ्रॉम ब्रेन आर स्क्वीज्ड, सारे फाइबर जो होते हैं इंटरनल कैप्सूल इज one of the most important area of your क्या of your neurology, ठीक है ना। यहाँ पे जितने भी फाइबर्स होते हैं, जितने भी फाइबर्स ब्रेन के, वो आके यहाँ आते हैं, ठीक है ना। अगर इस एरिया को कुछ भी हुआ तो आप गए, ठीक है ना, कुछ नहीं गए आप। इंटरनल कैप्सूल इज ऑल्सो सप्लाइड बाई मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग है पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी। ये इंटरनल कैप्सूल है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी से सप्लाई करता है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से सप्लाई करता है, पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी से भी सप्लाई करता है। एंटीरियर कोरोइडल बता दे, कोई ये सब याद रखना तीनों। इफ ऑक्लूजन ऑफ एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी ऑकर्स ऑल्सो, मिनिमल डिफिजिट्स में ऑकर, पेशेंट रिकवर सब्सटेंशियली। अगर ऑक्लूजन हुआ है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी का तो उसके मतलब के साथ, तो मिनिमल डिफिजिट्स होंगे में ऑकर, पेशेंट रिकवर, और पेशेंट जो है सब्सिक्वेंटली रिकवर कर जाएगा, ठीक है ना, इसके साथ में एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी के साथ में, ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे हम हाइपरटेंसिव हेमरेज। व्हाट इज हाइपरटेंसिव हेमरेज, इंपॉर्टेंट है याद रखना। दो तरीके के हेमरेज होते हैं, इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज और सबएरिकनॉइड हेमरेज। सबएरिकनॉइड हेमरेज की हम लोग बाद में बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज के बारे में। तो जो ब्रेन में दो तरह के हेमरेज है, सबएरिकनॉइड हेमरेज, इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज। तो इंटरपेरेन्काइमल हेमरेज जो होता है, पेरेन्काइमल इसका मोस्ट कॉमन साइट होता है, ठीक है। ब्रेन पेरेन्काइमल इसका मोस्ट कॉमन साइट सुना होगा आपने। बेसल गैंग्लिया पुटामेंट सेकंड मोस्ट कॉमन साइट। ये बेसल गैंग्लिया जो होता है ये जो है सेकंड मोस्ट कॉमन साइट है, और ये किसको सप्लाई करता है, सप्लाई मीडियल एंड लेटरल स्ट्राइड ब्रांच ऑफ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ये किससे सप्लाइड होता है, मीडियल एंड लेटरल ब्रांच ऑफ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। और ये क्या करा सकता है, कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया करा सकता है ड्यू टू स्प्रेड ऑफ ब्लड फ्रॉम इंटरनल कैप्सूल। कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया समझ में आती है, वहाँ फाइबर साइड कंटेंस कर रहे हैं और कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी लॉस करा देते हैं, ठीक। पॉन्स में ये होता है, ये सेरिबेलम में और थैलेमस में ये होता है, पॉन्स सेरिबेलम एंड थैलेमस, ये चीज़ याद रखनी है आपको। अब पोंटाइन हेमरेज में क्या करेंगे, पोंटाइन हेमरेज में क्या होगा, क्वाड्रीप्लेजिया होगा। अब इसमें प्लेजिया है तो पी से बहुत चीज़ें आप लोग डिराइव कर लो कि मतलब पिन पॉइंट प्यूपिल होगा पी, पायरेक्सिया होगा पी, ठीक है ना। तो क्या होता है कि इस बंदे को डीप कोमा में, पोंटाइन हेमरेज इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर ब्लीड, ठीक है ना। पोंटाइन हेमरेज हाइपर पैरेक्सिया में बंदा रहेगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फीवर रहेगा पोंटाइन हेमरेज का, हाइपर पैरेक्सिया होता है, ठीक है ना। अगर कोई एग्जामिनर पूछे व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाइपर पैरेक्सिया, तो आप बता सकते हो कि पोंटाइन हेमरेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हाइपर पैरेक्सिया, ठीक है। बंदा जो है डीप कोमा में रहेगा विद सेकेंड्स मिनट्स ऑफ हेमरेज ड्यू टू डिस्ट्रप्शन ऑफ रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम। अगर ये गया, रेटिकुलर एक्टिविटिक सिस्टम जो जितना होता है वो आपको कॉन्शियस या अवेक रहने में मदद करता है, रेटिकुलर एक्टिविटिक सिस्टम। अगर ये आपका चला जाएगा तो बंदा डीप कोमा में चला जाएगा। अगर ये इसको ट्रीट नहीं किया तो डेथ हो जाएगी 48 घंटे के अंदर। और हॉरिजॉन्टल आई मूवमेंट एब्सेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है, पोंटाइन हेमरेज में। रियली सॉरी, वर्टिकल आई मूवमेंट्स जो है प्रेजेंट होती है। तीसरी बार हुआ से ले रहा हूँ, ठीक है, क्या करूँ यार, बहुत बोरिंग चैप्टर है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे यार सेरेब्रल हेमरेज की, चाहे पढ़ लो समझ लो, ठीक है, सेरेब्रल हेमरेज क्या है, ठीक है ना, कि नेक्स्ट वीडियो से बताऊँ। सेरेब्रल हेमरेज पढ़ लो, ये लास्ट पढ़ लो, ठीक है ना।
तो क्या होता है सेरेब्रल फीचर्स में, क्या क्या होता है सेरेब्रल फीचर, क्या क्या होता है बेसिकली। दारू पी के क्या नशा होता है आपको, एटेक्सिया होगा, वर्टाइगो होता है, डिजीनेस होती है। दारू पीने वाला जितना नशा होता है सेरेब्रल में। मैं ऐसे ही याद करता था कि ठीक है ना, कि सेरेब्रल बेलम के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। दारू पी के क्या होगा बंदे को, एटेक्सिया हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, वर्टाइगो हो सकता है ऑब्वियसली। सीवियर हेडेक होगा, ठीक है, बंदे को सीवियर बहुत सर में दर्द होगा। इफ अनट्रीटेड फर्स्ट टू डाई सेरेब्रल ब्लीड, अगर इसको अनट्रीट किया तो सबसे पहले जो बंदा जो मरेगा वो सेरेब्रल ब्लीड के कारण। ड्यू टू ब्लीडिंग प्रेशर इज इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इंक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लीड हुआ सेरेब्रल का, सेरेब्रल कहाँ लोकेटेड है, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो सेरेब्रल जो है, जो लोब्स होते हैं सेरेब्रल के लोब्स डिप डाउन करेंगे फोरामेन मैग्नम में और कंप्रेस कर देंगे स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है ना। मान ले कि पीछे पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में आपका प्रेशर बढ़ गया, अब प्रेशर बढ़ा तो जो आपके सेरेबेलर के लोब्स हैं वो नीचे कंप्रेस कर जाएंगे फोरामेन मैग्नम से, और फोरामेन मैग्नम को कंप्रेस करके वो स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करेंगे, बंदा मर जाएगा। ख़त्म सी चीज़ है ये, ठीक है। यही चीज़ है, देख लो, पोस्टीरियर सेरेब्रल फोसा फोरामेन मैग्नम में चला गया। इफ़ ट्रीटेड बेस्ट आउटकम इज सेरेबेलर ब्लीड, अगर ट्रीट किया तो सबसे बढ़िया आउटकम आता है सेरेबेलर ब्लीड का। और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा इज इजी अप्रोच फॉर सर्जरी, ब्लीडिंग कैन बी स्टॉप। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो है बहुत ही इजी अप्रोच होता है, इजी तो नहीं होता लेकिन अपन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में कह सकते हैं इजी अप्रोच होता है, तो ये जल्दी ट्रीट हो जाता है। बेटर इसकी मतलब इसका जो सर्वाइविंग का चांस है बहुत अच्छा होता है और चीज़ों के मुकाबले में। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग बात करेंगे लैक्यूनर स्ट्रोक की, और बहुत ही कम सा है, ठीक है ना। जब लैक्यूनर स्ट्रोक भी पढ़ डालो, आज ख़त्म करते हैं ना, स्ट्रोक ख़त्म कर देते हैं, इतना ही बचा है, थोड़ा सा बचा है, पढ़ डालो, ठीक है ना। लैक्यूनर स्ट्रोक क्या होता है, मे बी एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। सबसे पहली बात, जो स्ट्रोक पढ़ने जा रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक है। समटाइम्स प्रेजेंट विद क्लासिकल लैक्यूनर सिंड्रोम, ठीक है। ये कैसे प्रेजेंट कर सकता है, ऐसे क्लासिकल लैक्यूनर सिंड्रोम के साथ प्रेजेंट करता है। अ लैक्यूनस स्मॉल कैविटी, क्या होता है, स्मॉल कैविटी टाइप को डेवलप फ्रॉम द नेक्रोटिक टिश्यू, ये डेवलप करता है एक नेक्रोटिक टिश्यू से ऊपर डीप इनफार्क्ट, ठीक है ना। क्या करता है, ये एक लैक्यूना जो है बनता है, ठीक है ना। स्मॉल कैविटी एक होती है, वो डेवलप किससे करती है, नेक्रोटिक टिश्यू से। ये किससे डेवलप कर गई, आपकी नेक्रोटिक टिश्यू से ये डेवलप कर गई ऑफ अ डीप इनफार्क्ट, ठीक है। लेस देन 1.5 सेंटीमीटर, ये किसका क्या होता है, लेस देन 1.5 सेंटीमीटर होती है। यूजुअली ऑकर्स आफ्टर लैक्यूनर स्ट्रोक, ठीक है ना। ये लैक्यूनर स्ट्रोक के बाद में ये होती है, ठीक है ना, ठीक। तो अब क्या होता है, देखो, नेक्रोज इन्फार्क्ट है, ठीक है, रिमूव फ्रॉम स्कैवेंजर सेल, ये स्कैवेंजर सेल द्वारा रिमूव हो गए तो लैक्यूना बन गया। ये तो इन्फार्क्ट तो रहेगा ही, लेकिन जो इसका जो अंदर का हिस्सा है वो तो हट गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक लैक्यून बन जाता है नेक्रोटिक टिश्यू का डीप इन्फार्क्ट में, ठीक है, जो कि रिमूव हो चुका है। कॉर्टिकल साइंस आर नॉट सीन, कॉर्टिकल साइन नहीं देखेंगे, और ट्रीटमेंट्स का कैसे करेंगे, एस्पिरिन और रिस्क मॉडिफिकेशन से, ठीक है ना। लैक्यूनर इसका लैक्यूनर स्ट्रोक इज अ रिजल्ट ऑफ ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू सिंगल स्मॉल डीप पेनिट्रेटिंग वेसल, ठीक है ना। तो लैक्यूनर स्ट्रोक जो होता है ये किसका रिजल्ट होता है, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड फ्लो टू सिंगल स्मॉल डीप पेनिट्रेटिंग वेसल। कोई डीप पेनिट्रेटिंग सिंगल स्मॉल वेसल है, उसके ब्लॉक के कारण से लैक्यूनर स्ट्रोक होगा। दैट्स वाई कॉल एज स्मॉल वेसल डिजीज, को तभी कहते हैं स्मॉल वेसल डिजीज, क्योंकि यार छोटी छोटी ब्लड वेसल के कारण होगा, ठीक है। सिंगल स्मॉल डीप पेनिट्रेटिंग लिखा भी है, सिंगल स्मॉल डीप पेनिट्रेटिंग वेसल और स्मॉल वेसल डिजीज होगा। हैव अ लोकलाइज प्रॉब्लम, ये लोकलाइज प्रॉब्लम इट में इन्वॉल्व, तो क्या क्या इन्वॉल्व कर सकता है देख लो। क्या क्या इन्वॉल्व कर लिया, ये सब कॉर्टिकल वाइट मैटर इन्वॉल्व कर सकता है, बेसिल गैंग्लिया इन्वॉल्व कर सकता है, इंटरनल कैप्सूल करा सकता है, कोरोना रेडिएटर, थैलेमस, पैरामीडियन पॉन्स, जितने भी इंटरनल कैप्सूल के एरिया के अराउंड में क्या क्या होता है यार, ऑब्वियसली बेसिल गैंग्लिया ये सब होते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ा होगा आपने ऐसे करके स्ट्रक्चर फूटा मैंने ये सब वगैरह, ठीक है ना। पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ा दूंगा इस चीज़ को, ठीक है ना। तो सब कॉर्टिकल वाइट मैटर होता है, बेसिल गैंग्लिया होता है, इंटरनल कैप्सूल होता है, कोरोना रेडिएटा होता है, थैलेमस होता है और पैरामीडियन पॉन्स होता है। तो अब इसके बाद बात करेंगे ब्लड वेसल रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एरियाज आर, तो ये इसके एरियाज़ की रिस्पॉन्स, देखो ये लैक्यूनर स्ट्रोक तुम्हारे MBBS लेवल का नहीं है, ये PG लेवल का है, ठीक है ना। अभी इसमें बता दे रहा हूँ, अगर पढ़ना चाहो तभी पढ़ना, नहीं पढ़ना चाहो अभी वीडियो बन के चले जाओ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लड जो काम की चीज़ में बता दिया। ब्लड वेसल रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज एरियाज आर लेंटिकुलोस्ट्राइट ऑफ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सर्कुलेशन से, और थैलेमोजेनिकुलेट आर्टरी ऑफ पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पैरामीडियन परफोरेटर्स ऑफ बेसिलर आर्टरी, ये पोस्टीरियर सर्कुलेशन होता है, ठीक है ना। देखो लेंटिकोस्ट्राइड्स जो होते हैं मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, जो एंटीरियर वाला हिस्सा हो गया, और पोस्टीरियर वाला हिस्सा जो है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से थैलेमोजेनिकुलेट या पैरामीडियन, जो देखो क्या होता है इंटरनल कैप्सूल का, मतलब कि जो ये एरिया होता है ये ना बहुत चीज़ों में डिवाइड होता है,
ठीक है। तो एक थैलेमोजेनिकुलेट, एक लेंटिकोस्ट्राइड्स होते हैं, एक पैरामीडियन होता है, थैलेमोजेनिकुलेट होता है। तो ये सब पोस्टीरियर आर्टरी या बेसिलर आर्टरी की परफोरेशंस के कारण बनता है, और लेंटिकोस्ट्राइड्स को मिड सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई कर देती है। रिस्क फैक्टर्स में क्या क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर में जान लो, ठीक है ना। ये हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस, ओल्ड एज, स्मोकिंग, एलडीएल हो गया बंदे को, जितने भी तुम जानते हो, ठीक है, किसी भी बुढ़े इंसान में हो सकते हैं, वो सब हो सकते हैं। पैथोजेनेसिस क्या होगी, लाइपोहाइलाइनोसिस हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो एरिथोमा विद पेनिट्रेटिंग, माइक्रो एरिथोमा बन गया, लाइपोहाइलाइनोसिस हो गई, ठीक है, पेनिट्रेटिंग वेसल्स में, तो इसके कारण से हो सकता है। तो क्या देख लो, कॉमन ड्रैकुलर सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, प्योर मोटर हेमीपेरेसिस, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल कॉन्ट्रालेटर हेमीपेरेसिस, नो सेंसरी डेफिसिट, ठीक है ना। यहाँ पे प्योर मोटर होगा, सेंसरी डेफिसिट नहीं इन्वॉल्व होगा, कॉन्ट्रालेटरल हेमीपेरेसिस होगा, ठीक है, खत्म बात। प्योर सेंसरी थैलेमस कॉर्टिकल कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी लॉस, ठीक है। अगर प्योर सेंसरी है तो जो है थैलेमस या कॉन्ट्रालेटरल को सेंसरी लॉस को बताएगा। सेंसरी मोटर स्ट्रोक में क्या होगा, सेंसरी मोटर स्ट्रोक में क्या होगा, इंटरनल कैप्सूल और थैलेमस का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो कॉन्ट्रालेटर सेंसरी और दो कॉन्ट्रालेटरल, थैलेमस जो होता है बेसिकली सेंसरी होता है, या एक चीज़ याद रखना, ठीक है, टीएस से याद रखना, टीएस, ठीक है ना, टीएस से याद कर लेना, ठीक। और एटैक्सिक हेमीपेरेसिस हो सकता है बंदे को, और डिसार्थ्रिया क्लम्सी हैंड हो सकता है, डिसार्थ्रिया हो सकता है, क्लम्सी हैंड हो सकता है, एटैक्सिक हेमीपेरेसिस हो सकता है, ठीक है ना, और डिसार्थ्रिया और क्लम्सी हैंड। तो ये बात हो गई आपकी कॉमन रैकुलर सिंड्रोम की, ठीक है ना। तो ये आता नहीं है कॉमन रैकुलर स्ट्रोक, ठीक है ना। न्यूरोलॉजी अगर आपको पढ़नी हो कभी भी, ठीक है, जितना आप डायग्राम बना सकते हो, जितना उतना कम है न्यूरोलॉजी पे। न्यूरोलॉजी इज़ ऑल अबाउट डायग्राम्स, ठीक है ना। अगर तुम्हें डायग्राम्स नहीं आते तो तुम नहीं रट पाओगे, बहुत बहुत वास्ट है और बहुत ही कंफ्यूजिंग है न्यूरोलॉजी, ठीक है। आई नो, ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ न्यूरोलॉजी पे कभी कभी, बिकॉज इट्स अ वास्ट टॉपिक, राइट, क्योंकि वो अभी भी अंडर स्टडी चल रहा है। ये ऐसा टॉपिक है जो अभी भी अंडर स्टडी चल रहा है, दिमाग को आप कभी नहीं समझ सकते, ठीक है ना, लेकिन हम अपना बेस्ट कर सकते हैं समझने का, ठीक है ना, तो हम वही कर रहे हैं। तो ये आपका इसी के साथ स्ट्रोक खत्म होता है। बहुत ही वास्ट और बहुत ही लंबा चैप्टर था, लेकिन आई थिंक वर्थ इट था। अगर ये आपको डायग्राम चमक गए होंगे तो वर्थ इट था, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।